नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 के सीबीटी 1 एग्ज़ाम के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक और कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि जो सितंबर 11 के जो नोटिफिकेशन जो आया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो एक तरह से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। चाहे वो एसटीबी को हो, चाहे वो टेक्नीशियन के लिए हो, तो दोनों का जो एग्ज़ाम सिलेबस है दोनों को एक तरह से चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वहाँ देख सकते हैं कि अगर आप ये सीबीटी 1 के लिए फुल सिलेबस जो अभी हम बता रहे हैं एसटीबी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर पूरा तरह से फॉलो करते हैं तो आपको भी 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि हमने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, जो हमने सितंबर 10 में जो एग्ज़ाम क्लियर किया था, सीबीटी 1 क्लियर किया, 2 क्लियर किया और फाइनल सिलेक्शन भी पाया, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बस आप इतने सारे बुक को फॉलो कीजिए जो हम अभी बता रहे हैं। तो ये सारे बुक को फॉलो करने के बाद आपको एक तरह से अंदर से आपको अंदर खुद ही एक तरह से आप लगेगा कि नहीं हमारा तैयारी हो रहा है, और एक तरह से ये लगेगा कि हाँ हमारा ये निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, अंदर से आत्मविश्वास आने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जो एसटीबी के लिए तो पहले भी 2 एग्ज़ाम होता था, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमारा जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए भी अब 2 एग्ज़ाम हो गया है। ये दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरह से जो लिबोरियस स्टूडेंट है, जो एक तरह से रियल स्टूडेंट है, उनके लिए सही भी है। ये 2 एग्ज़ाम होना ही चाहिए था। उसके बाद पहले क्या था, क्वेश्चन का जो टोटल क्वेश्चन थे जो कम थे, टोटल कितना था 120 क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चन 150 हो गए हैं, जो 150 मार्क का होगा, और इसके लिए 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा सीबीटी 1 में। उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये तो एसटीवी के लिए हो गया। उसी प्रकार हमारा जो टेक्नीशियन के लिए है, तो टेक्नीशियन ये लोगों के लिए है तो सेम चीज़ें है, जो सीबीटी 1 और जो है दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ भी देखिए जो 150 क्वेश्चन पूछेगा, 150 मार्क का, और टोटल 120 मिनट दिया जाएगा। सेम यहाँ जो कंटेंट है 40 गो यहाँ का रहेगा, मैथ रहेगा तो इसमें भी 40 गो मैथ है। उसके बाद 40 गो रीजनिंग रहेगा, 40 गो साइंस रहेगा, यहाँ भी 40 गो साइंस है, और 30 गो आपको क्या रहने वाला है, इंग्लिश रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो दोनों के लिए जो सिलेबस है क्या है, सेम है। पहला बात मैथ लिख लेते हैं, दूसरा रीजनिंग हो गया, तीसरा जनरल साइंस हो गया, जीएस हो गया, और चौथा इंग्लिश हो गया। तो ये हमारा 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और प्लस ये भी 40 हो गया, और प्लस ये हमारा 30 हो गया। तो ये हमारा क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीटी 1 में, जो टेक्नीशियन और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम डिटेल्स में बताएंगे कि मैंने कैसे सितंबर 10 में 99.03% स्कोर किया था, और कौन सी उसके लिए हमने बुक को फॉलो किया, और किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, और कैसे मैं एक तरह से डीआरडीओ में सेलेक्ट हो गया। तो अभी मैं चूँकि डीआरडीओ में ही काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी एक तरह से रियल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पर बेस्ड होगी, जो आपको सितंबर 11 के लिए प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आप डीआरडीओ सितंबर 11 के क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हम देखने वाले मैथ को देखने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ है और जो रीजनिंग है इसमें जो नंबर है कटता नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आपको बना दिए हैं आंसर मैच हो गया है तो होना ही है। एक तरह से मैथ एक तरह से अगर जिसको समझ में आ गया एक तरह से एकदम खरे खरे नंबर आता है, और रीजनिंग भी उसी तरह है। साइंस में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर मैथ कैलकुलेशन कर देते हैं आंसर मैच हो गया तो हो गया। और रीजनिंग भी उसी तरह है। साइंस भी एक तरह से जो टेक्निकल चीज़ जो पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब कि जो डिप्लोमा किए हैं एक तरह से टेक्निकल फील्ड से हो गए, जो बीएससी किए हैं वो भी टेक्निकल फील्ड से हो गए। तो ये जो उनके लिए जो सिलेबस अभी जो चेंज किया है काफ़ी एक तरह से बेहतर है। एक तरह से ये जो सिलेबस है एकदम स्टूडेंट के फेवर में किया है। जब हम लोग थे तो उस समय करंट अफेयर और जीके का पोर्शन दिया था, तो उस समय हम लोग को दिक्कत होता था कि करंट अफेयर तो हम पढ़ते ही नहीं थे, क्योंकि सोचते थे कि छोड़ो उसको मैथ और रीजनिंग में मैनेज कर लेंगे और साइंस में मैनेज करेंगे। तो करंट अफेयर आज तक तो हमने कभी नहीं पढ़ा, जबकि हमने क्रैक किया, डी ग्रुप डी क्रैक किया,
STB सेप्टेम्बर 10 को क्रैक किया, अभी रेलवे जेई क्रैक किया। तो ये सभी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से बुक को फॉलो करते हुए ये सारे एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको देखना है, बारीकी से देखिए और समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं नीचे। सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात करेंगे, फिर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, फिर जीएस और इंग्लिश। ये सारे हम अभी बुक के बात करने वाले हैं कि कौन सा बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा बुक रहेगा, जो हम शुरू से अभी लास्ट तक अभी तक फॉलो करते आए हैं, जब हम उस समय ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो इसी को कर रहे थे, अब प्लस रुकमनी का सेट लगा रहे थे। तो सबसे पहले आपको ये है जो यूथ कंपटीशन का जो एक बुक होता है मैथमेटिक्स का, जो प्रीवियस ईयर इसमें सभी दिया रहता है। इसमें क्या है, ग्रुप डी का क्वेश्चन दिया है रहता है, एनटीपीसी का दिया रहता है, उसके बाद एएलपी का क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद आरआरबी जेई हो गया, पैरामेडिकल हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जो पूछता है रेलवे, उस सब को यहाँ जो इस पब्लिकेशन इस बुक में ये मेंशन करता है। एक तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व सहित पूरा को सॉल्व भी किया रहता है और A to Z क्वेश्चन दिया रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ये देख रहे हैं आपको 16,706 क्वेश्चन इसमें है, जो न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। तो अभी जो एग्ज़ाम लेने वाला है, चूँकि ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अपलोड होगा आंसर की, पहले नहीं होता था, तो अभी ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी आई है। तो सब लोगों को पता भी चलेगा कि हाँ हमारा इतना आंसर की चेक करने पे आपको लगेगा कि हमारा इतना आ रहा है। तो इस वन क्या हो गया, पारदर्शिता हो गया, इस वन सबको एक तरह से दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर अभी हो सकता है कि टीसीएस एग्ज़ाम ले, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये मैथ का जो बुक है, ये काफ़ी अच्छा बुक है। शुरू से अंत तक हम इसी बुक को फॉलो करते आए हैं और इसमें जो अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिया है। तो हम चलते हैं इसका जो बुक पर चलते हैं। तो हम ये सबसे पहले हमारे पास पीडीएफ है, उसको हम ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा मैथ को देखना है सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा बुक हो गया AYCT का। अब इस बुक में देखते हैं क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, कौन कौन से चैप्टर हैं। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे तो ओल्ड सिलेबस पे था, तो वो क्या था कि उस समय जो मैथ पूछ रहा था ओनली 25 मार्क का पूछ रहा था। तो उस समय हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात किया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैथ का A to Z टॉपिक दिया हुआ है, आप सभी जो उसके जो टॉपिक है उसको टाइप वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम यहाँ पर टॉपिक है। नंबर सिस्टम में जितने भी टाइप्स होते हैं, ये देख लीजिए, ये इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो उसके बाद विभाजित पर आधारित प्रश्न हो गया, अंकों की विशेषता पर आधारित प्रश्न हो गया, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न हो गया, प्रमेय संख्या, संख्याओं के घात और घातांक हो गया। वो सुमति जो DRDO था पिछला बार पूछा था घातांक से, एक तरह से डिग्री से पूछा था। संख्याओं के गुणनखंड से हो गया, स्थानीय मान अंकित मान से क्वेश्चन हो गया। तो स्थानीय मान से भी कभी कभी आ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपको एक एक टॉपिक को कवर करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, संख्या नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया घातांक करनी हो गया, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी चूँकि 40 क्वेश्चन आपको देने वाला है, तो 40 क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपको 40 में 39 या 38 कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण हो गया। तो आपको इसमें LCM SCF हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, उसका डिस्काउंट हो गया, उसका अनुपात संपात हो गया, साझेदारी पार्टनरशिप हो गया, तो वर्क एंड टाइम हो गया, एलिगेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, पाइप और टंकी हो गया, उसका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, आयु संबंधी प्रश्न हो गया, एवरेज हो गया, चाल, समय और दूरी है, रेलगाड़ी है, नाव धारा है, क्षेत्रमिति है, बीजगणित है, उसका त्रिकोणमिति है, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, फिर ज्यामिति हो गया। ज्यामिति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था DRDO में पिछला बार। तो ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। तो ज्यामिति के कितने टाइप है, तो लगभग 9 टाइप है। तो आपको 9 टाइप को अच्छा से पढ़ना है। तो ये जो बुक है जो काफ़ी अच्छा है, अगर आपको मैथ पूरी तरह से तैयारी करनी है, सेप्टेम्बर 11 में आपको 40 में अगर आपको नंबर लाना है, 38 नंबर लाना है, 39 नंबर लाना है, या 40 में 40 नंबर लाना है, तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसको एक एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा।
हमने भी अभी हमने हाल ही में अभी जेई करेक्ट किया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास तो यहाँ पर चूँकि जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर नोट नहीं था। लेकिन नोट्स नहीं था तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये हमारा बुक था। इस बुक को पढ़कर हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा और रेलवे जेई में हमारा अच्छा स्कोर आया था CBT 1 में, और CBT 2 में भी ऑलरेडी हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। उस समय भी जब हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे तो उसी समय सेप्टेम्बर 10 आया था, तो हमारा सब चीज़ पढ़ा हुआ था इसी तरह, जिससे हमारा आसानी से 99% आ गया और CBT 1 क्वालिफाई कर गए थे। तो ये सारे जो चैप्टर है आपको ज़रूरी पढ़ना है। स्टैटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से तो पिछला बार पूछा ही था, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा था, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको पूरे चैप्टर को देखना है। उसके बाद कुछ जो रहते हैं इसमें हम सर्कल दे देते हैं, कोई ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ से पूछ देते हैं XY एक्सिस करके। तो ये भी होता है, जब देखने में बड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। तो ये हमारा मैथ का जो कंप्लीट हो गया। अगर आपको 40 में 38, 39 या 40 में 40 लाना है तो इसके पूरे जितने जो चैप्टर हैं इसमें जो टाइप वाइज हैं सबको पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा। कुछ नहीं है, आपको ये टाइप वाइज देखते जाना है। एक दिन में तो 1 से 2 चैप्टर ख़त्म हो जाता है आराम से। तो मुश्किल से इसका कितना चैप्टर है, तो मुश्किल से इसके जो चैप्टर है मुश्किल से 27 चैप्टर है, 28 को है, तो मतलब 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। तो रोज़ कितना 2 घंटा इसको 1.5 घंटा देना है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ जो मैथमेटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स के बाद हम देखते हैं अब रीजनिंग के बारे में देखेंगे। तो रीजनिंग के बारे में देखेंगे तो रीजनिंग के लिए भी सेम कंसेप्ट और सेम बुक का यूज करेंगे। तो आपको रीजनिंग, चूँकि रीजनिंग भी कितना है 40 नंबर का है, रीजनिंग 40 का है, मैथ भी 40 का है, GS भी 40 का है। तो रीजनिंग के लिए भी इसी तरह यूज करेंगे। तो YCT का ही बुक आता है। अगर आपको पास बुक नहीं है तो बुक को परचेज कर लीजिए, नहीं तो आपको हम PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर यूथ कंपटीशन का ये बुक हो गया, इसमें रीजनिंग है गया। इसमें कितना टोटल रीजनिंग दिया है, 16,180 रीजनिंग दिया है। उसके बाद इसमें क्या है, इसकी बुक की खासियत हम देखते हैं। तो ये टीचर्स न्यू पैटर्न पर आधारित है, सेम चीज़ है जो ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, LP हो गया, सारे जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर है। तो हम चलते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस रीजनिंग वाले बुक के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो रीजनिंग की जो टोटल टॉपिक कितना दिया है, देखिए एनालॉजी दिया है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है। ये सारे जो टॉपिक दिए हैं उसके अलग अलग कितने टाइप हैं। इसका पहला जो एनालॉजी है सादृश्यता, उसका 7 गो टाइप हो गया, इसका 4 गो टाइप हो गया। तो ये क्या होता है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल पूछते हैं अलग अलग टाइप के पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रीवियस ईयर बनाया हुआ है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो 40 में 40 मानने का आप एक तरह से रख सकते हैं कि हाँ हम 40 में 38 तो आराम से कर देंगे। तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा, अगर आप पूरा जो टॉपिक अगर पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं। आपको मैथ पूछ रहा है तो मैथ के पूरा टॉपिक का पूरा टाइप पढ़ के जाइए। रीजनिंग पूछ रहा है तो रीजनिंग का पूरा चैप्टर और उसके टाइप पढ़ के जाइए। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन से दिया हुआ है, सीरीज से दिया हुआ है, उसके बाद मिसिंग नंबर से दिया हुआ है सारे टॉपिक। डायरेक्शन से पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। अब चूँकि 40 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको तो सारे टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, सारे टॉपिक सारे टाइप पढ़ना है। उसके बाद क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन से पूछेगा, वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, उसके बाद सलोजिज्म हो गया, न्याय निगमन हो गया, तो इससे क्वेश्चन रहते हैं। कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा ही जाएगा क्योंकि 40 नंबर का है। उसके बाद कथन हो गया, ये सारी चीज़, आंकड़ा और की पर्याप्तता हो गई। उसका क्रम में बैठाने वाला सीटिंग अरेंजमेंट तो पूछा ही जाता है, जो रेलवे में पूछा जाता है। वो रेलवे वाला ही पैटर्न एक तरह से हो जाएगा क्योंकि 40 पूछ रहा है तो रेलवे 40 भी नहीं पूछता है, वो कम ही पूछता है। फिर भी एक तरह से सारे टॉपिक को कवर कर लेता है, देख रहे हैं जहाँ यहाँ पर देख सकते हैं। कैलेंडर से पूछा जाएगा आपको, फॉर्मेशन और डिवीजन फिगर हो गई, रेखाओं और आकृतियों की गणना हो गई कि क्या होता है कि त्रिभुज के काउंट करना रहता है, चतुर्भुज काउंट करना रहता है, पंचभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इस तरह काउंट करने से रहता है। उसका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ घन घनाभ और उसके बाद पासा से पूछा जाएगा, पासा से। तो ये सारे चीज़ है जो आपको देख सकते हैं। तो अगर आपको एक तरह से 40 में एक तरह 38 से 39 करना है तो ये हम जो भी बता रहे हैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, कैसे कैसे हम 3 गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं। यही हमारा जो दोस्तों राज है, बस इसको आप फॉलो कीजिए, सारे चैप्टर पढ़िए और साथ ही साथ अपना जो इसके सारे टॉपिक पढ़िए।
तभी, क्योंकि इस पे जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। तो जो सफलता हमें शॉर्टकट नहीं होता है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 40 को पूछ रहा है तो इसके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल साइंस पर। तो जनरल साइंस के लिए हमारा क्या है, सेम कंसेप्ट और सेम बुक है। तो सेम बुक हमारा है। उसके बाद और भी हम बुक देखेंगे, तो ये हमारा कि एक तरह से प्रैक्टिस के लिए हो गया। लेकिन क्या है ना कि साइंस में मैथ रीडिंग तो हो जाता है, अब जनरल मतलब कि एक तरह से बुक से कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन साइंस के लिए हम दो चीज़ें बताएंगे। तो हम यहाँ पर आप देखिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जो हमारा जनरल साइंस का जो बुक है, जो टीसीएस के पैटर्न पर ही आधारित है। इसमें 14,410 क्वेश्चन टोटल जनरल साइंस का दिया गया है। और ये वही जो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस सबको क्या एक तरह से कलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इसमें अंदर कंटेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं, इस बुक के पीडीएफ में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो ये जो जनरल साइंस है जो टोटल क्या होता है, 3 भाग में डिवाइड रहता है। एक तो पहले क्या होता है, फिजिक्स होता है। दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। फिर क्या होता है, मैथ होता है। तो नहीं सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री और हमारा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। तो ये 3 भाग में डिवाइड रहता है। तो जनरल साइंस को हम देखेंगे कि ये 3 भागों में जो डिवाइड है उसमें क्या क्या चैप्टर दिया हुआ है। तो इसमें जो दोस्तों जितना दिया हुआ है उतना हमारा जो अभी सेप्टेम्बर 11 में जो पूछा जाएगा उसके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान हो गया उसमें आपको यहाँ पर मात्रक और मापन है, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट पढ़ना है। तो यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, मेजरमेंट पढ़ना है, उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। पिछला बार राशि से पूछा गया था कि कौन सी राशि है सदिश राशि, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो इस तरह आपको जो अभी 40 नंबर का जो पूछा जाएगा ना उसमें आपको पूरा टॉपिक को कवर करना है। जैसे यांत्रिकी मैकेनिक्स हो गया, जिसमें कार्य से हो गया, शक्ति से हो गया, एनर्जी हो गया, मास हो गया, न्यूटन के नियम हो गया। इसे उसके बाद फोर्स हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, संवेग संरक्षण हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, घर्षण हो गया और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं। और जो ये एक तरह से एग्ज़ाम में हमेशा बार बार जब पूछे जाते हैं तो वो सारे टॉपिक हैं। एक तरह से क्या होता है कि रेलवे जो एग्ज़ाम कई तरह के एग्ज़ाम लेती है तो सारे टॉपिक से पूछती है। तो इसमें जो टॉपिक है कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। तो आपको इतना जो अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं जैसे साइंस का, जैसे फिजिक्स का अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड बुक से, उसके बाद आप केमिस्ट्री का पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बायोलॉजी की पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद पढ़ने के बाद क्या है ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लिए ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़कर आपको बैठना नहीं है, आपको इस चैप्टर बाई चैप्टर आपको यहाँ लगाना है। तो ये ग्रेविटेशनल से पूछा गया था, केपलर के नियम पूछा गया था। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण होते हैं। तो इससे भी इलास्टिसिटी से पूछ लिया जाता है। तो जो दिए हुए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरी पढ़ के इसको प्रैक्टिस करना है, मेरा ये कहना है। हीट से हो गया, तरंग से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए थे, 2-3 न्यूमेरिकल तरंग से थे या ध्वनि से। उसके बाद लाइट से क्वेश्चन पूछे गए थे, इलेक्ट्रिसिटी से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पूछा गया था, तो इसमें हो गया। उसके बाद ट्रांसफार्मर से कभी कभी पूछे जाते हैं, जो मैग्नेटिज्म से पूछे गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब मॉडर्न फिजिक्स हो गया, गेट से पूछ लिए जाते हैं। तो तो ये सारे जो उसमें जो मोस्टली जो टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट ही है। तो फिजिक्स के इतने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, पहले थ्योरी पढ़ना है या साथ साथ दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका केमिस्ट्री में चलते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले है कि एन इंट्रोडक्शन, जिसमें पदार्थ पढ़ना है, आपको पदार्थों का वर्गीकरण जैसे पढ़ना है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ना है। तो ये जो चीज़ें हैं जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, डाल्टन के नियम में क्या था, मोल कंसेप्ट, बर्नौलिस के क्या थ्योरी थी, धातु अधातु पूछा जाता है। उसके बाद आपको अपरूपता पूछा जाता है। तो इसके सारे टॉपिक से आपको तो एक तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है। एटॉमिक मॉडल से पूछा गया था, पिछला बार पूछा गया था, रदरफोर्ड वाला पूछा गया था, तो इससे आपको हो गया। उसका एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, गैस लॉ से, चार्ल्स लॉ से पिछला बार पूछा गया था। तो आपको सबको एक तरह से कवर करने हैं, करना ही पड़ेगा। तो संभारिक हो गया, समस्थानिक हो गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया, संयोजकता से पूछा गया था। उसके बाद पिछला बार ऑक्सीडेशन से पूछा गया था
कि दो हमारा दे दिया था, उसमें पूछ रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद एसिड बेस चार्ट से पूछा गया था कि लाइकेन के कहाँ से प्राप्त करते हैं एक तरह से। उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, जो एक तरह से पीरियोडिक टेबल से तो एक दो पूछा ही जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये अधातु और अधात्विक उसके यौगिक के बारे में आपको यहाँ है। उसके बाद क्या है, मेटल मेटलाइक कंपाउंड हो गया। उसके बाद ईंधन के बारे में पूछा जाता है। मिश्र धातु पूछा गया था, ब्रॉन्ज किसका किसके मिलकर बना रहता है। उसके बाद उसके और साउंड मेटलर्जी हो गया, पॉलीमर्स हो गया। तो कार्बनिक रसायन से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पिछला बार पूछा गया था। उसमें IUPAC जो नेम लिखना रहता है वो आपको पूछा गया था। तो ये हमारा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो इसमें एक तरह से सारे A to Z टॉपिक दिया हुआ है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तभी आप एक तरह से जो हमने बताया मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, अभी जो साइंस को बता रहे हैं, ये सब करेंगे तभी आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा, और तभी एग्जाम में लगेगा कि नहीं हमसे क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, कि एक बन रहा है। उसी तरह हम बायोलॉजी में चलते हैं। तो बायोलॉजी में यहाँ पर देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। तो बायोलॉजी में क्या है, जीव विज्ञान हो गया। जीव विज्ञान में हमारा जो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले एनिमल सेल्स हो गया, सेल्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ज़्यादा ऐसे पिछला बार तो एनिमल सेल पूछा जा रहा था, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर क्या है 40 मार्क्स की बात है। पिछला बार बायोलॉजी कम होती नहीं, टोटल 40 मार्क का है। तो एक तरह से 40 को 3 भाग में डिवाइड करना है। तो कम से कम तो अगर मान लें कि 13 फिजिक्स पूछ रहा है, उसके बाद ये हो गया 13, मान लीजिए 12 हमारा कौन हो गया, ये हो गया केमिस्ट्री हो गया। तो ये कम से कम तो 10 पूछेगा ही। 10 है तो 25 है 10, हमारा कितना है 40 है। तो 10 10 अगर करते हैं तो 10 या 30, तो ये अगर 15 15 पूछ लिया, हाँ सॉरी, तो 15 15 ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री, या 10 हमारा क्या हो जाएगा बायोलॉजी। तो 10 बायोलॉजी भी काफ़ी होता है। तो 10 बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो सभी पढ़ना पड़ेगा। प्लांट सेल भी पढ़ना है, एनिमल सेल भी पढ़ना है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, उसके बाद न्यूक्लियाइड्स के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या क्या जब भी विकास हुआ था उसकी कौन कौन ने थ्योरी दिया था। ये सारे जो जंतु के जो जगत होते हैं नाम पढ़ती होता है। पोरिफेरा हो गया, सिलेंटेटा हो गया, प्लेंटी हेलमिंथीज हो गया, स्केल हेलमिंथीज हो गया। तो इस वन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो जो रेलवे पूछा जाता है उस तरह आपको पूरा एक तरह से कवर करना होगा, तैयारी करना होगा। उसी तरह ये हमारा जो टॉपिक है, तो ये जो अभी यहाँ क्या है कि डायरेक्ट आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। तो एक तरह से साइंस में क्या होता है, दिक्कत ये होता है कि थ्योरी नहीं कंप्लीट होने से प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि थ्योरी क्या क्या हम कहाँ से पढ़े हैं। तो एनेलिडा हो गया, तो बोडा हो गया, उस मोलस्का हो गया, ये सारे चीज़ हो जंतु के टाइप्स हो गए। मानव शरीर के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम से पिछला बार क्वेश्चन आया था। ब्लड सर्कुलेटरी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया। इंडोक्रीमी के ग्लैंड से आया था। तो ये हमारा जो इसमें है 3 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा को आपको पढ़ना ही है। उसका प्रोटीन से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डिजीज से क्वेश्चन आया था। फिर पादप जगत के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कवक, शैवाल, बर्फाइटा, टेरिडोफाइटा, अनाथबीजी, अवर्तबीजी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि पादप के जो पौधा होता है उसका क्लासिफिकेशन, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, बीज हो गया। उसके बाद उसकी जो पादप कार्यकी हो गई, पादप की, तो पार्श्ववर्जन पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका पौधों में श्वसन, परिवहन और हार्मोन्स के बारे में, पौधा के क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका पौधों में जनन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जो सेप्टेम्बर 11 के लिए, आपको सेप्टेम्बर 11 के लिए ये साइंस का कंप्लीट एक तरह से स्ट्रेटजी हो गया। आपको इतना अगर कर लेते हैं तो आपको एक तरह से साइंस का अच्छा तैयारी हो जाता है। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए आपको थ्योरी पे चाहिए। तो सबसे पहले एक तरह से इसको तो पढ़ना ही है, आपको थ्योरी वाला बुक पर फोकस करना है। तो चलिए हम चलते हैं, थ्योरी वाला बुक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम थ्योरी वाला बुक देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो पहला बुक है और फेवरेट बुक है, जो शुरू से अभी तक हम यही इसी बुक को एक तरह से पढ़ते आए हैं। और तो ये हमारा क्या है, SK झा सर हैं, जो पटना वाले SK झा सर हैं, उनका बुक हम फॉलो करते आए हैं। तो SK झा के जो बुक हैं उसमें क्या है, आपको एक तरह से फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा और आपको बायोलॉजी मिल जाएगा। इसमें एक खान सर का भी बुक है, लेकिन खान सर का भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन खान ये जो हमारा SK झा के बुक हो गया वो हम फॉलो किए हैं।
और हमको एक तरह से इसमें अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें एक तरह से कंप्लीट थ्योरी दिया हुआ है। चाहे फिजिक्स के जितना भी टॉपिक है, ये सारे जो टॉपिक हमने जो ऑब्जेक्टिव देखा ना, वो सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। केमिस्ट्री का है जो सारा टॉपिक दिया हुआ है, बायोलॉजी का भी सारा टॉपिक दिया हुआ है। तो इस अगर बुक को अगर पास नहीं है तो इसको परचेज कीजिए। इस बुक को परचेज करने के बाद आप क्या कीजिए कि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पूरा फिजिक्स ख़त्म कीजिए, केमिस्ट्री कीजिए, बायोलॉजी ख़त्म कीजिए। बाकी प्रैक्टिस जब करना हो तो यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई आरआरबी वाला है उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको पूरा जीएस सही हो जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग है डायरेक्ट यूथ पब्लिकेशन से कर सकते हैं, उसके लिए कोई बुक का एक तरह से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको फार्मूला वगैरह याद नहीं है तो उसके लिए आप बुक देख सकते हैं, नहीं तो हम यूट्यूब पर वीडियो लेकर आएंगे चैप्टर वाइज सारे फार्मूला या कंसेप्ट को एक तरह से मैथ और रीजनिंग के लिए। तो बुक के लिए फॉलो कर सकते हैं कि हाँ हमें बुक चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला चाहिए, तो उसके लिए आप अपना स्टैंडर्ड बुक देख लीजिए। तो याद रहना ही चाहिए, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद वहाँ पता चल जाएगा। ज़्यादा मैथ में फार्मूला होता नहीं, कंसेप्ट होता है। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप मैथ को बना पाइएगा। उस तरह रीजनिंग में ज़्यादा फार्मूला की ज़रूरत है नहीं, कंसेप्ट टाइप का है, तो रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा जो साइंस का बुक रहने वाला है सामान्य ज्ञान क्राउन का। तो ये जो क्राउन का भी बुक है जो काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें अगर आपको एस के झा का बुक पढ़ लेते हैं, अगर आपको टाइम मिल जाता है या बीच बीच में आपको है कि चलो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप सामान्य ज्ञान के लिए इसमें तो काफ़ी चीज़ दिया हुआ है। इसमें पूरा जीके दिया है प्लस जीएस दिया है। तो इसमें जीके में हिस्ट्री दिया है, ज्योग्राफी दिया, पॉलिटिक्स इकोनॉमी दिया। तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको जीएस पढ़ने की ज़रूरत है। तो जीएस इसमें क्या दिया है, फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, प्लस क्या दिया है, बायोलॉजी दिया है। तो इसमें भी तीनों चीज़ दिया है। तो पहले तो एस के झा वाला बुक हो गया, एस के झा सर का बुक हो गया। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान के लिए क्राउन का भी बुक देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, सब चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको एस के झा सर का बुक पढ़ना है, उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है। तो ये हमारा साइंस के लिए है, जो पूरा एक तरह से स्ट्रेटजी हो गया कि कैसे साइंस की तैयारी कंप्लीट रूप से करें कि हमें 40 में कम से कम तो 35 नंबर आ जाए। तो 40 में 35 लाने के लिए करना है, तो हम जो अभी बता रहे हैं उस चीज़ों को फॉलो कीजिए। ये जो कम से कम इसके झांसर का बुक हो गया, उसके बाद जो यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर हो गया वो बुक अभी प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो काफ़ी लोगों को लगता है इंग्लिश मुश्किल लगता है, जो हमें भी लगता था सेप्टेम्बर 10 में कि सब चीज़ तो लगभग ठीक है। करंट अफेयर तो मान लो कि चलो जीके भी कम कर ही लिए थे, लेकिन हमें प्रॉब्लम हो रही थी यदि हमारा इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश के लिए हमने कैसे किया था, हमारा जो कैसे इंग्लिश में एक तरह से मॉडरेट अच्छा गया था। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले नीतू मैम का जो बुक होता है वो हमने फॉलो किया था सेप्टेम्बर 10 में। तो यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश के लिए नीतू मैम का बुक आता है, जिसमें देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि डीआरडीओ में जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो उसमें इंग्लिश जो यहाँ से हमारा पूरे हूबहू एक तरह से जो टाइप पढ़ के गया तो उसी टाइप का आया था। जो नरेशन वाला हम बताते हैं कि नरेशन जो इससे हम पढ़ के गए थे हूबहू एक तरह से लग गया था। हूबहू कहने का मतलब है कि पूरा सेंटेंस नहीं था, लेकिन हाँ जिस टाइप को हम पढ़ के गए थे लगभग वही टाइप का आया था। तो हमारे लिए बनाना आसान हो गया था और इजीली हमें बन गया था। बाकी तो इंग्लिश के में जो पैराग्राफ होता है एक तरह से लेवल उसका काफ़ी लो होता है, आप आसानी से बना सकते हैं। फिर करेक्ट स्पेल्ट होता है, मीनिंग सही करने वाला, सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन से रहता है। तो सबसे पहले आपको टेंस कंप्लीट होना चाहिए। जब टेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो तभी आपको ये चीज़ें समझ में आती है। वॉइस पूछता है, नरेशन पूछता है, सेटिंग रहती सेंटेंस इधर उधर अरेंज करने के लिए रहता है, इधर उधर दे देता है। आपको सही ग्रामेटिकली और टेंस के रूप में सही से अरेंज करना है कि पहले कौन होगा, इस तरह 1 2 3 1 4 5 ऐसे करना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, बेसिक दिया हुआ है, फिर वर्ब दिया गया है, फिर क्या है सेंटेंस एंड टाइप्स दिया है, फिर टेंस के बारे में बताया गया है, फिर क्वेश्चन टैग है, एडिशनल सेंटेंस हो गया, उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद क्या है कॉसेटिव वर्ब हो गया, मोड हो गया, फिर क्या है इन्वर्जन हो गया, इन्फिनेटिव एंड जेंडर्स हो गया, उसके बाद क्या है पार्टिकल्स, पैसिव वॉइस, नरेशन। तो इसमें देखिए टॉपिक तो बहुत सारा दिया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब
अरे कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स हो गया, आर्टिकल्स हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन एंड एक्सरसाइज हो गया, फ्रेज वर्ब हो गया, कंजक्शन है, पैरालिज्म है, मॉडल्स है, उसके बाद सुपर एक्सप्रेशन है, उसका स्पेलिंग हो गया, और प्रोवर्ब्स और लीगल टर्म्स हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, हमने क्या फॉलो किया था। तो दोस्तों जो बुक में जो सब दिया रहता है सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहता है। जो सब पढ़ना था हमने बता दिया। मैथ में सब आपको पढ़ना पड़ेगा, साइंस में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और रीजनिंग में आपको सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंग्लिश कितना है, 30 नंबर का है। तो 30 मार्क का हमारा क्या इंग्लिश है। तो इंग्लिश में हमको अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, चैप्टर बताएंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है और हमने क्या सेप्टेम्बर 10 के लिए पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टेंस। टेंस आपको क्या है कि एकदम आना ही चाहिए, काफ़ी भी आई है। अगर किसी को टेंस नहीं आता है तो टेंस आप अच्छा से देखिए, उसको समझिए। टेंस के चार चार टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और हमारा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। तो तीनों में उसके स्ट्रक्चर को समझिए। तो कौन सा वर्ब का कौन से टेंस में यूज होता है, वर्ब का फॉर्म होता है। तो टेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपको टेंस आ जाता है तो आपको क्या सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इसमें एक प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन आया था पिछला बार, इस बार भी देगा। और फिर उसका नरेशन हो गया, तो नरेशन से बताए हैं कि वो ला रहा था। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन हो गया। तो कौन हो गया हमारा, 22 नंबर हो गया। उसका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये तो नाउन हो गया। नाउन भी जैसे देख सकते हैं, नाउन तो सिंपल चीज़ है। उसके बाद 13 नंबर हमारा क्या, पैसिव वॉइस है, और टेंस हो गया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, आपको एक तरह से देखना ही देखना है, एक तरह से पूरा कंप्लीट करके जाना है। टेंस, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या इसमें है जो इम्पोर्टेंट हो गया, वर्ब का फॉर्म हो गया, जो 5 रूप होते हैं वो आपको देखना है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स आपको देखना है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं मॉडल्स। बाकी आप मैं बताऊंगा कि अगर इतना आप कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक इसमें से है। इस बुक में से 7 टॉपिक पहले पढ़िए। बाकी आपको जो पढ़ने का मन है, जो अच्छा आपको लग रहा है कि हाँ ये पढ़ना है, वो पढ़िए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कम से कम तो आप 7 इसमें से कंप्लीट कीजिए। इसका बुक ले सकते हैं, नहीं तो ये क्या है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये ऐप के रूप में मिल जाएगा। ऐप से पढ़ सकते हैं। हमने उस समय ऐप से ही पढ़ा था। ऐप का लिंक मैं एक तरह से कमेंट में डाल दूँगा। बाकी जो इसमें पूछे जाते हैं, एक तरह से पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो पैराग्राफ जो काफ़ी सिंपल रहता है, तो पैराग्राफ हो गया। उसके बाद एक ग्रामेटिकल चीज़ हो गई, और एक तरह से करेक्ट स्पेल वगैरह वोकैबुलरी से रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसको जो हमने फॉलो किया था उस समय। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो जो हमने किया है सब आपको बताऊँगा कि कैसे हमारा एक तरह से स्कोर आया था 99। तो हमने इसको भी फॉलो किया था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो SSC-MT-ES 2025 मल्टीटास्किंग, इसमें जो टोटल क्वेश्चन कितना दिया है, तो हम देखते हैं 5850 क्वेश्चन दिया है। चैप्टर वाइज हिंदी माध्यम में आपको मैथ इसमें मिल जाएगा, उस रीजनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, सामान्य अध्ययन मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन का हमारा तो काम है नहीं, मैथ का काम हो गया, रीजनिंग का काम हो गया, और इंग्लिश है। 3 चीज़ हमारा क्या है, काम का चीज़ है। ठीक है। तो मैं क्या था कि उस समय बहुत कम टाइम मिला था, तो मैं तो पहले से ही सब 4 जो YCT का मैं बुक बताया यूथ कंपटीशन का, पहले से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा कंप्लीट था। लेकिन एडिशनल में हमने क्या किया था कि एडिशनल में हमने इस बुक को लाया था। MTS का SSC लेवल का, जो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का बुक होता है, MTS एग्ज़ाम होता है, तो उसको आपको परचेज करके लाना है। उसमें जो आपको जो प्रीवियस ईयर दिया रहता है, क्या होता है कि प्रीवियस ईयर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबको एक तरह से टेस्ट बाय टेस्ट दिया रहता है कि टेस्ट नंबर 1 हो गया, टेस्ट नंबर 2 हो गया, ऐसे करके रहता है। 10 15 या 20 सेट रहेगा। तो प्रीवियस ईयर जितने भी सेट है आपको, तो आपको सेट को अटेंड करना है, जिसमें आपको फोकस करना है मैथ को, रीजनिंग को, इंग्लिश को खास करके। इंग्लिश इसमें जो पैराग्राफ दिया रहता है, जो इसमें जो करेक्ट स्पेल्ड दिया रहता है, उसका इसमें नरेशन वॉइस रहता है, प्रीपोजिशन रहता है, साथ ही साथ इसको सॉल्व किया रहता है पीछे। टेस्ट आप जब अटेंड कर लेंगे तो उसको पीछे आप सॉल्व करके देख सकते हैं हमारा क्या गलती था, जो नहीं आ रहा उसको समझ सकते हैं। और खास करके इसमें जो मैथ जो रहते हैं ना, जो मैथ का जो लेवल था, इसमें जो मैथ का लेवल रहता है, जो पिछला जो सेप्टेम्बर 10 लिया था, इसी लेवल का दिया था। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था, तो मैं तो रेलवे का भी पढ़ा था।
तो कुछ क्वेश्चन तो उससे आराम से हो गए, लेकिन इसमें जो कुछ क्वेश्चन जो हम फंस रहे थे, लग रहा था कि अगर नहीं इसको पढ़ते तो हम शायद फंस जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है ना, थोड़ा ऐसा जो टर्न करके देता है, ऐसा लगा कि क्वेश्चन थोड़ा टर्न किया हुआ है, थोड़ा सा अंदर घुमाया हुआ है। तो जो घुमाया हुआ था ना, हमने यहाँ से निकाला था। तो हमें क्या है कि तब हमें मुझे एहसास उस समय हुआ था कि अच्छा किए थे कि हम एमटीएस वाले सेट को प्रैक्टिस कर लिए थे, जिससे हमको मैथ में टर्निंग जो हुआ था वो हम इजीली उसको कवर कर लिए थे। साथ ही साथ हमको इंग्लिश में जो प्रैक्टिस किए थे, जो पैराग्राफ हो गया, नरेशन वॉइस, बाकी हमारा जो करेक्ट स्पेल्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं, इससे हमने कवर किया था। तो ये हमारा जो कंप्लीट एक तरह से स्ट्रेटजी हो गया कि आप कैसे कंप्लीट करेंगे। मैथ यहाँ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने DRDO सेप्टेम्बर 11 के CBT 1 के इम्पोर्टेंट सिलेबस और बेस्ट बुक के बारे में डिटेल से बात की। तो यह वही स्ट्रेटजी है जिसको फॉलो कर कर हम सेप्टेम्बर 10 में सिलेक्शन पाया था और अभी DRDO में काम कर रहा हूँ। अगर आप भी CSTB या टेक्नीशियन ए के लिए सीरियस हैं तो इसी पैटर्न को रेगुलर प्रैक्टिस करिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो DRDO को सपना देख रहे हैं। तो कोई भी अगर डाउट हो तो सिलेबस से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न या प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।